नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे जोर पकड़ रही हैं और इसी दरमियान जोर पकड़ रही है अपराधियों की साजिश भी। साजिश अवैध हथियारों से जुड़ी हुई। आज मुजफ्फरपुर से सटे वैशाली के चपेट गांव में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से वैशाली में अवैध हथियार की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर हथियार का बड़ा जखीरा जब्त किया। मुजफ्फरपुर एसएसपी की अगुवाई में मारे गए छापे के दौरान करीब 1200 अर्धनिर्मित हथियार जब्त किए गए। साथ ही इस दौरान पुलिस ने 7 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया। अवैध हथियारों का ये काला कारोबार मुंगेर के तस्करों के हाथों ऑपरेट हो रहा था। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन हथियारों की सप्लाई की जानी थी। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव के करीब आते ही अपराधियों के हौसले किस तरीके से बुलंद है। और आपको बता दें, 1200 अर्धनिर्मित हथियार ये जो है बरामद किए गए। मुंगेर के आर्म्स तस्कर से इसके तार जुड़े हैं। हालांकि अब पूरी कार्रवाई की बात पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि आखिर इस हथियार के लिंक जो है वो कहां तक हो सकते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो है इनकी सप्लाई की जानी थी। करीब 1200 अर्धनिर्मित हथियार जब्त किए गए। बंगाल पुलिस के सहयोग से मुजफ्फरपुर पुलिस, वैशाली पुलिस एवं बिहार एसटीएफ द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अवैध हथियार कारखाने का उद्भेदन किया गया है। यह वैशाली जिले के कटहरा ओपी क्षेत्र की घटना है। पुलिस के द्वारा 4 लेथ मशीन बरामद की गई हैं एवं हथियार बनाने का काफ़ी अवैध सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा 7 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। तो भारत के कई कोनों में अपना आतंक मचाने के बाद अब खतरनाक टिड्डियों का झुंड बिहार तक पहुंच गया है। बिहार के कई जिलों तक टिड्डियों का झुंड पहुंचने से हड़कंप मच गया। अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर देखिए, दरअसल ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर टिड्डियों का झुंड अपनी दस्तक दे चुका है। टिड्डियों का झुंड रोहतास होते हुए भोजपुर जिले के कई इलाकों में पहुंचा। जैसे ही इसकी सूचना जिला प्रशासन भोजपुर को मिली, आनन फानन में टिड्डियों को भगाने की कोशिशें शुरू हो गईं। तेज आवाज और कीटनाशकों के छिड़काव के जरिए टिड्डियों को भगाने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ लाखों के झुंड में मौजूद टिड्डियों ने खेतों को अपना निशाना बनाया और फसलों को चट कर गए। भोजपुर के अलावा रविवार की शाम मसौड़ी के पास टिड्डियों के दल को देखा गया। लोगों को काफी हैरानी भी हुई इसके बाद। और हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से टिड्डी दल जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। और साथ ही देर शाम तक ये आसमान में ही मंडराते रहे। इस कारण किसानों को अपनी फसल की चिंता सताने लगी। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद टिड्डियों का दल पटना की तरफ निकल गया। तो वहीं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण टिड्डियों की चपेट में है। रविवार को पूर्वी चंपारण के अरेरिया और पश्चिमी चंपारण के बगहा में टिड्डियों का दल देखा गया। टिड्डियों को देखते ही किसान परेशान हो गए। हालांकि कुछ ही देर बाद टिड्डियों का ये दल मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ गया। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बिहार के इलाकों में टिड्डियों के दल को लगातार देखा जा रहा है। और इससे पहले भी आपको याद होगा, सीवान और गोपालगंज में भी टिड्डियों के झुंड को देखा गया था। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हर क्षेत्र को कवर करती हुई ये टिड्डियां। और सबसे मुश्किल ये है कि ये किसान की खेती को चट कर रही है, जिससे एक बड़ा नुकसान। तो कृषि अधिकारी टिड्डियों को भगाने का उपाय कर रहे हैं। चिन्हित स्थानों पर कीटनाशक की दवाई का भी छिड़काव किया जा रहा है और कई जिलों में किसानों को अलर्ट किया गया। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल थोड़ी सी धुंधली ये तस्वीरें हैं, लेकिन क्योंकि ये कैमरे से ली गई हैं। और उसके बाद देखिए, अब आपको ये साफ तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिसमें एक बड़ा झुंड टिड्डियों का जो है आसमान में नजर आ रहा है। ये धीरे धीरे क्षेत्र को कवर करते हुए पटना, मुजफ्फरपुर, बगहा हर जगह जो है पहुंच रहा है। ऐसे में किसानों के चेहरे पर मायूसी। कल शाम में टिड्डियां जो है भोजपुर में आई हैं और सबसे पहले वो सिकरहट्टा, जो तरारी प्रखंड का एक इलाका है, वहां पर उनको देखा गया। वहां पर वो रात में रही हैं और रात में ही 11 बजे से लेकर के और भोर तक कृषि विभाग की पौधा संरक्षण की टीमों ने उनके लिए जो आवश्यक जो दवाएं हैं उनका उस पर छिड़काव किया और बहुत संख्या में उनको मारा भी गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच टिड्डियों के इस हमले से बचने के लिए आपको क्या सावधानी रखनी है, ये जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दरअसल ये समझाते हैं कि देखिए, टिड्डियों के आने पर घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। घर के बाहर लगे पौधों को ढक कर रखें।
खुले में कोई भी खाने का सामान ना रखें। ये जरूरी एहतियात हैं जो हम आपको बता रहे हैं। रात को खुले आसमान के नीचे सोने से बचें। और आपको ये बता दें कि दरअसल ये बहुत जरूरी है अभी फिलहाल, क्योंकि टिड्डियों के हमले से बचना है किसी भी तरीके से, इसलिए घर के बाहर जो पौधे लगे हुए उन्हें ढक कर रखें, खुले में कोई भी खाने का सामान ना छोड़ें। और अब बात कर लेते हैं एक और मुसीबत की, क्योंकि बिहार में बारिश कहर बनकर टूट रही है। पिछले कुछ दिनों से मौसम से बदले तेवर ने पूरे राज्य में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। भारी बारिश से राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। नेपाल के पास लगातार हो रही बारिश से कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक बिहार में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट भी कर दिया है। साथ ही सभी नदियों के बांध पर चौकसी बढ़ा दी गई। तो वहीं आपदा मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा कि बाढ़ को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है और बाढ़ संभावित इलाकों में पूरी तैयारी की गई। एसडीआरएफ को तैनात किया गया। जिला प्रशासन लगातार इलाके की मॉनिटरिंग कर रहा है। बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वाइड स्प्रेड एक्टिविटी में 75% स्टेशन से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी रहने की उम्मीद है और उसके साथ हैवी टू वेरी हैवी फॉल बिन 10 से 12 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्टिविटी स्पेसिफिकली बिहार में आने वाले 2 दिनों में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये एक्टिविटी आने वाले 4-5 दिनों में कंटिन्यू रहेगी। प्रभावित जिला रहा है, बड़ा जिला भी है। हम चाहते हैं कि बाढ़ में कम से कम क्षति हो, लोगों को जागरूक भी करे। सरकार हर स्तर पर बांध की मरम्मती, बांध की सुदृढ़ीकरण के साथ साथ हम यदि लोग बीच में फंसते हैं तो उसके लिए ऊंचे स्थल का भी चयन हो गया है। वहीं बारिश से बिहार के हालात ज्यादा न बिगड़े, इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत सक्रिय हैं। महानंदा समेत उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने पटना में जल संसाधन विभाग को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने सीएम 24 घंटे में प्रमुख नदियों के बड़े जलस्तर के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चौकसी बरतने का आदेश दिया। साथ ही नदियों के जलग्रहण क्षेत्र पर विशेष नजर रखने को भी कहा गया। तो एक्शन में पूरी तरीके से सरकार, जल संसाधन विभाग के सचिव ने सीएम को हालातों के बारे में जानकारी दी। और सबसे बड़ी चुनौती अभी सरकार के सामने यही है कि किसी भी तरीके से पूरे राज्य को बचाना है, क्योंकि बारिश जिस तरीके से कहर बनकर लोगों के ऊपर टूट रही है, ऐसे में बहुत परेशानी लोगों के सामने। तो वहीं बिहार में बाढ़ के हालात को लेकर और महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मसले पर बात की और बिहार की जनता की सुरक्षा के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ये ट्वीट अमित शाह का आपको दिखा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। तो पटना में 3 से 4 घंटे तक हुई भारी बारिश ने एक बार फिर से नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। भारी बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। हमारी रिपोर्ट देखिए। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पटना में रविवार को घंटों तक झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से राजधानी के कई इलाके जलजमाव का सामना कर रहे हैं। पटना के कई इलाकों में बारिश का असर दिख रहा है। सड़कें पानी से भर गई हैं। बोरिंग रोड में भी सड़कों पर पानी लग गया। इस वक्त हम लोग पटना के बोरिंग रोड में हैं और एसके पुरी का ये इलाका है, काफ़ी वीआईपी इलाका माना जाता है और थोड़ी सी बारिश के बाद जल जमाव के हालात हैं। और आप देख सकते हैं कि जो ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले में पूरा पानी भर चुका है और जाहिर सी बात है ये मोहल्ला पहले भी जल जमाव से प्रभावित रहा है। और इस बार जो नगर निगम के दावे थे कि जल जमाव नहीं होगा, लेकिन जल जमाव हो रहा है। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए पानी लगेगा। तो वहीं राजेंद्र नगर और कदम कुआं इलाके में लोगों को एक बार फिर जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में पिछली बारिश के दौरान भी लोगों को जल जमाव जैसी परेशानी का सामना करना पड़ा था।
थोड़ी सी बारिश के बाद पटना की सूरत बदल चुकी है और इस वक्त हम लोग राजेंद्र नगर के रोड नंबर 2 के इलाके में हैं और आप तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि अभी हल्की सी बारिश के बाद क्या हालात हैं। लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पानी निकाला जा सके। नगर निगम की टीम लगातार सुबह से पानी निकालने की कोशिश कर रही है। भारी बारिश के कारण मोइनुल हक स्टेडियम में भी पानी भर गया है, जिसके लिए सीआरपीएफ के जवानों को जुटना पड़ा। इस वक्त हम लोग मोइनुल हक स्टेडियम में हैं और हर बारिश की तरह इस बार भी थोड़ी सी बारिश के बाद स्टेडियम के हालात आप देख सकते हैं। परेशानी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ सीआरपीएफ का 131वां बटालियन का मुख्यालय है और यहाँ पर जितने भी सीआरपीएफ के अधिकारी या फिर जो जवान रहते हैं वो बेहद परेशान रहते हैं और हर बारिश के बाद वैकल्पिक व्यवस्था करनी होती है पानी निकालने के लिए। बारिश और जलजमाव का ये आलम था कि मंत्री नंदकिशोर यादव का घर भी इससे नहीं बच सका। नंदकिशोर यादव के घर के बाहर पानी ही पानी दिखा। कुछ ऐसा ही हाल पटना के सचिवालय थाने का भी रहा। थाने के बाहर लंबे समय तक पानी जमा रहा। इस वक्त हम लोग सचिवालय थाना के पास हैं और आप देख सकते हैं कि सचिवालय थाना में किस तरह से थाने की जिप्सी अंदर जा रही है। थाने के पूरे परिसर में पानी लगा है। आप देखिए तस्वीर थाने के बाहर के क्या हालात हैं और कितना जल जमाव यहाँ पर हो चुका है। वहीं पटना और बिहार के बाकी जिलों में बारिश को लेकर पैदा हुए हालात पर विपक्ष ने हमला बोला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जल जमाव से निपटने की योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सब लोग परेशान हैं इससे और डूबने की स्थिति पे आ जाता है। अब रोड है कि नाला के रूप में तब्दील हो जाता है, तो नाला का ड्रेनेज का प्रॉपर जो व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, प्री मॉनसून जो काम कराना चाहिए था सरकार को, वो नहीं कराया गया। कुछ दिनों पहले भी इसी तरह हुई बारिश ने पटना में व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी। पिछले साल हुए जलजमाव के बाद कई जरूरी कदम उठाए गए थे, लेकिन अभी तक उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मॉनसून की पहली बारिश ने ही पटना में सरकार के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। आम तो आम, खास समझे जाने वाले माननीय भी पहली बारिश की चपेट में आ गए। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर विधान पार्षदों के लिए तैयार किए गए डुप्लेक्स ने पहली ही बारिश में सरेंडर कर दिया। हालांकि जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद बिल्डिंग बनाने वाली एजेंसी के कर्मचारियों ने पहुंचकर बंगले की मरम्मत शुरू की। साल बीता नहीं और पहली ही बारिश में सीलन आ गई। छतें टपकने लगी, दीवारें क्रैक हो गई, प्लास्टर और कलर झड़ने लगा। ये विपदा किसी आम आदमी के घर नहीं आई है। ये विधान पार्षदों के लिए साल भर पहले बनाया गया डुप्लेक्स है। सैकड़ों करोड़ खर्च करने के बाद जो घर तैयार हुआ वो बारिश की पहली बौछार नहीं झेल पाई। नतीजा माननीय मुसीबत में आ गए। इस वक्त हम एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा के घर पर हैं और यहाँ पर आप तस्वीर देखिए कि जो सीलन है वो दिख रही होगी। बारिश का मौसम है और बारिश के वक्त हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि बेडरूम से भी पानी जो है वो छत से टपकने लगता है और लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक डुप्लेक्स बनाने में भवन निर्माण विभाग ने तकरीबन 82 लाख रुपए खर्च किए। इसे 2019 में ही 55 विधान पार्षदों को हैंड ओवर किया गया था, लिहाजा भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। नहीं, गड़बड़ी तो शुरू में ही हो गई थी। जब हमारे बेडरूम से अटैच जो बाथरूम है उससे पानी आने लगा तो उसमें फिर इन लोगों ने उसको ठीक ठाक कराया। पता चले कि व्हाइट सीमेंट देके चिपका दिया, 2-4 दिन बंद रखा तो स्वाभाविक हुआ। क्रैक इसमें पूरे बिल्डिंग में 100 जगह क्रैक्स है, छोटे बड़े क्रैक्स हैं। ग्रिल लगाने के लिए हमने विधान परिषद में एक प्रश्न भी हमारा था कि वहाँ असुरक्षित निर्माण हुआ है, तो सरकार के मंत्री ने पिछले सत्र में मुझे आश्वस्त किया था कि हम 3-3 ग्रिल लगाएंगे। 3 पॉइंट इस पूरे बिल्डिंग में ऐसा है जहाँ पर प्लास्टिक जैसा कोई चीज गेट में लगाया गया है, जिसको आप एक मुक्का मारे जोर से लगाए तो ब्रेक कर जाएगा। जो मटेरियल यूज किया गया भवन में हम सब लोग जानते हैं। ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। कागजों पे मजबूत दिखती है लेकिन धरातल पे इस सरकार पूरी तरह फिसड्डी है। सीलन के बाद खबर ये भी आई कि माननीय अब अपने बंगले को छोड़कर
दूसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने मुख्य सचिव और भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा। जी बिहार झारखंड पर खबर चलने के बाद इसका असर भी हुआ। भवन निर्माण विभाग के अधिकारी एमएलसी क्वार्टर पहुंचे। हालांकि अधिकारियों ने किसी भी तरह के डैमेज और क्रैक की बात से इनकार किया। हाँ, सीलन की बात जरूर स्वीकार की। टाइल्स लगा है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा भुआट रह गया है, जिसके चलते सीपेज हुआ है, और कोई बात नहीं। लेकिन दीवार पर बाहर में तो कई जगह पर क्रैक्स भी दिख रहे हैं सर। क्रैक्स जो बाउंड्री बाहर में जो बाउंड्री है वहाँ पर क्रैक्स दिख रहे हैं, और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्रैक्स हैं साइड में, ज्वाइंट ठीक से नहीं हो पाया है। क्रैक्स तो नहीं है, वो क्या उसको क्या कहेंगे सर? साइड में क्रैक्स है ना सर, ये दीवार क्रैक करता तो प्लास्टर में कभी कभी श्रिंकेज के कारण थोड़ा बहुत आ जाता है। अच्छा, थोड़ा होता है। इसके अलावा बिहार विधानसभा के विस्तारित नए भवन में सीलन की समस्या देखने को मिल रही है। नई बनी इमारत में यहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम की हालत खराब है। इसके लिए छत रिपेयर करने की कवायद चल रही है। ये मामले सुनने में भले छोटे लगते हों, लेकिन चुनावी साल में सरकार के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। नवजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के सृजन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने आईएएस अधिकारी और भागलपुर के पूर्व डीएम केपी रमैया समेत 60 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। साल 2008 से 2014 के बीच भागलपुर में सरकारी योजनाओं में हुए अरबों रुपए की जालसाजी के मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद एक बार फिर से इसे लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। देखिए। चर्चित सृजन घोटाले में आखिरकार सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पटना की एक विशेष अदालत में आईएएस अधिकारी और भागलपुर के पूर्व डीएम केपी रमैया समेत 60 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। सीबीआई ने घोटाले से संबंधित 3 चार्जशीट फाइल की। तीनों चार्जशीट में आरोपियों पर सृजन एनजीओ के अन्य पदाधिकारियों के साथ 2008 से 2014 के बीच कई करोड़ों का घपला करने का आरोप लगाया गया। सरकारी फंड के गबन से जुड़े सृजन घोटाले में सीबीआई ने 25 अगस्त 2017 को एफआईआर दर्ज करते हुए इसकी जांच शुरू की थी। मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद बिहार में इसे लेकर एक बार फिर से सियासी बवाल मच गया है। विपक्ष ने जांच को लेकर सवाल उठाया है, साथ ही आरोप लगाया कि इस मामले में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी दोषी हैं। नीतीश कुमार जी और बिहार की सरकार, कोई 55 घोटाले हुए हैं पूरे बिहार में 15 सालों में, किसी बड़े अधिकारी पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, किसी मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ी मछलियों को बचाने का काम किया जा रहा है। केपी रमैया कौन है? भागलपुर के डीएम थे। ये केपी रमैया कौन है? जो जदयू के टिकट पे चुनाव लड़े हैं। इससे स्पष्ट है कि सृजन घोटाले का तार कहां से जुड़ा था, जेडीयू का टिकट कौन बांटता है और क्यों दिया उनको टिकट। वहीं विपक्ष के हमले पर जवाब देते हुए एनडीए ने कहा, सीबीआई अपना काम कर रही है और सरकार की मंशा किसी को बचाने या फंसाने की नहीं है। तथाकथित सृजन घोटाले को लेकर के विपक्ष का कोहराम है। दरअसल चारा घोटाले के समर्थक दल और उनके सहयोगी दलों की भूमिका यही हो सकती है। राज्य सरकार पूरी तरह से संकल्पित है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपको बता दें कि साल 2007-8 में भागलपुर में सृजन कोऑपरेटिव बैंक खोला गया। इसके बाद विकास के नाम पर आने वाले सरकारी पैसे इस बैंक के खाते में ट्रांसफर हो रहे थे और इसके बाद यहां से पैसा निकालकर बाजार में पहुंचाया जाता था। इस पैसे को खपाने के लिए कई एनजीओ बने। बताया जाता है कि इन एनजीओ के नाम पर अधिकारियों ने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदला और करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। शैलेंद्र के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। दिवंगत फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर पटना के राजीव नगर में एक चौक का नामकरण किया गया।
इस चौक पर सुशांत सिंह राजपूत चौक का बोर्ड भी लगा दिया गया। ये चौक सुशांत सिंह के घर के पास है। इतना ही नहीं, उनके घर के पास ही एक मंदिर में अखंड दीप जलाया गया। ये दीप तब तक जलता रहेगा जब तक सुशांत सिंह को इंसाफ नहीं मिल जाता। शनिवार को बिहार पहुंचे मशहूर एक्टर नाना पाटेकर ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सुशांत के परिवार के प्रति संवेदना जताई, साथ ही सुशांत के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही दुख की इस घड़ी में परिवार का ढांढस बंधाया। तो वहीं रालोसपा मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मुलाकात की। कुशवाहा ने सुशांत खुदकुशी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं खुद पीएम को खत लिखूंगा और जल्द से जल्द सीबीआई जांच कराने की मांग करूंगा। उपेंद्र कुशवाहा ने सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री करने की मांग की। कहीं न कहीं बड़ी साजिश के शिकार हुए हैं सुशांत जी, लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश तभी हो पाएगा जब निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो। पहले भी परिवार के लोगों ने और दूसरे लोगों ने, सब लोगों ने निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की जांच की मांग की है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से सीबीआई से जांच हो, इस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं। और इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी और बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। प्रोड्यूसर है तो वो अपने ग्रुप बना कर बैठे हैं, या एक्टर है तो अपने ग्रुप बना कर बैठे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनको इस तरीके से परिराज किया गया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार को, हमारे बिहार सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए और हम लोगों का मांग है कि इस पे सीबीआई जांच होना चाहिए। हमको सारी बात देखने से लगता है कोई चाहे साजिश के तहत कोई स्टाफ वगैरह मिलके मरवा दिया हो या इस परिस्थिति पैदा कर दिया हो, इतना टॉर्चर परिस्थिति पैदा किया हो सुसाइड के लिए, इसलिए इसका एकदम सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हम तो केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच करके इसका जो रिजल्ट सामने आना चाहिए, वस्तु स्थिति सामने आनी चाहिए कि आगे भविष्य में कोई इस तरह का नहीं करे। नहीं तो एक राइजिंग स्टार था लड़का, बहुत ही बढ़िया लड़का, बहुत अच्छा, बहुत आगे निकलने की उम्मीद थी। लॉकडाउन के कारण प्राइवेट स्कूल को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी जानकारी प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामल अहमद ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया पूरे देश में एसोसिएशन से जुड़े 20 लाख निजी विद्यालय के संचालक और शिक्षक प्रधानमंत्री को पत्र भेजेंगे और उन्हें प्राइवेट स्कूल और उनसे जुड़ी सभी कर्मचारियों की दिक्कतों के बारे में जानकारी देंगे। श्यामल अहमद के मुताबिक प्राइवेट स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए एकमात्र साधन फीस है, लेकिन मार्च से फीस न आने के कारण स्कूल अपने शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ है, जिससे विद्यालय प्रबंधन और समस्त कर्मचारी मानसिक तनाव और पीड़ा से गुजर रहे हैं। साथ ही श्यामल अहमद ने कहा कि सरकार से लॉकडाउन जारी रखने तक सभी प्राइवेट स्कूल को आर्थिक अनुदान देने का अनुरोध किया जाएगा। ये हम लोग 40% तक के हम लोग फ्यूल चार्ज जो है और बाकी मेंटेनेंस में हम लोग उसको कह रहे हैं कि किसी तरह, मतलब हम लोग ऐसे बीसी ही आता है, लेकिन हम लोग अपने काट के, मतलब ट्यूशन मैंने उसमें से काट के ही 40% तक गार्जियन को दे रहे हैं कि किसी तरह 40% लॉकडाउन पीरियड तक को उसको आप नहीं दें और 60% हमको दें। और इसी के साथ खबर बिहार में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए खबर झारखंड।